Hello dear students, welcome to BPRC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस की पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री की चैप्टर सेकंड का लेक्चर सेकंड लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर सेकंड का टॉपिक है हमारा रॉलेट एक्ट। तो आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। रॉलेट एक्ट भारत क्यों आया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे इसके पहले आपने प्रथम विश्व युद्ध भी पढ़ चुके कि 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में कुछ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे थे, जैसे चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन। ये भारतीय किसानों के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो इससे अंग्रेजों को लग रहा था कि हमारा ये विरोध हो रहा है, भारत में खुलकर के विरोध हो रहा है, आज नहीं तो कल इससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को रोकने के लिए कि ऐसा प्रदर्शन, ऐसा विरोध भारत में हमारा ना हो, इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक नए कानून का निर्माण किया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया, जो कि भारत में रॉलेट एक्ट आता है 18 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट भारत में पारित होता है 18 मार्च 1919 को। इस सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सर सिडनी जो थे वो भारत के नहीं थे, वो इंग्लैंड के थे, अर्थात ब्रिटिश के थे। सर सिडनी जो थे ये ब्रिटिश के जज थे, रिटायर जज थे। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, सोडियन समिति। सर सिडनी की अध्यक्षता में सर सिडनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का क्या नाम था? सोडियन समिति। सर सिडनी की अध्यक्षता में सोडियन समिति का गठन किया जाता है। सोडियन समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? सर सिडनी ही सोडियन समिति की अध्यक्षता करते हैं। सोडियन समिति में कुछ एक्ट पारित किए जाते हैं, कुछ कानून पारित किए जाते हैं कि भारत में हो रहे आंदोलनों को मुझे कैसे रोकना है, इसके बारे में विचार किया जाता है कि जो भारत में आंदोलन चल रहे हैं, इन आंदोलनों को कैसे रोकना है। इन्हें रोकने के लिए, भारत में चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए कुछ एक्ट के निर्माण किए जाते हैं, कुछ कानून के निर्माण किए जाते हैं, जिसमें एक एक्ट निकल करके आता है रॉलेट एक्ट। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट का निर्माण किया। इस सर सिडनी की अध्यक्षता में अर्थात सोडियन समिति के द्वारा एक कानून का निर्माण किया गया था, जो कानून भारत में आकर के केंद्रीय विधान मंडल अर्थात केंद्रीय पार्लियामेंट में इस बिल को रखा गया, जो कि इस समिति के द्वारा 2 विधेयक आए थे, 2 बिल आए थे। इस सोडियन समिति के द्वारा 2 विधेयक आए थे। भारत में चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए ब्रिटिशों के द्वारा भारत में 2 विधेयक आए थे, जो कि पहला विधेयक था रॉलेट एक्ट। जब रॉलेट एक्ट को भारतीय केंद्रीय पार्लियामेंट में रखा गया, तो इसका जम करके भारतीयों ने विरोध किया कि ऐसा कानून भारत को स्वीकार नहीं है। ऐसा कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, ऐसा कानून भारतीयों को स्वीकार नहीं है। लेकिन उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेजों की सत्ता थी, इसलिए ये कानून भारत की पार्लियामेंट में पूर्ण रूप से पारित हो गया। भारत की पार्लियामेंट में पूर्ण रूप से एक कानून पारित हो गया। पारित होने के बाद एक कानून 18 मार्च 1919 को
को लागू कर दिया गया। भारत में 18 मार्च 1919 को एक कानून भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया। जब इस कानून के बारे में भारतीयों को पता चला कि अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाता है या विद्रोह करता है या कहीं पर कोई अंग्रेजों की खिलाफत करता है तो उसे शक के आधार पर अर्थात संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उठा करके इस रॉलेट एक्ट के द्वारा उसे जेल में डाला जा सकता है। उसके खिलाफ कहीं कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके खिलाफ कोर्ट में कोई कानून नहीं हो सकती। जिससे भारतीयों ने कहा था एक कानून जो बनकर के आया बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया कि रॉलेट एक्ट क्या था, बिना अपील बिना वकील बिना दलील बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून इसे कहा गया। जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें लगता कि भारत कोई भी भारतीय हमारा विरोध करना चाह रहा है या कोई इस विरोध की अध्यक्षता कर रहा है तो उस व्यक्ति को इस रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा। 2 महीने तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी और इसे बिना अपील इस एक्ट के खिलाफ किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे और इसमें किसी वकील को बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ना तो कोई दलील दे सकते थे कोर्ट में जाकर के, कोई दलील दे सकते थे कि हम निर्दोष हैं, हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, इस गिरफ्तारी के बारे में कोई भी जवाब देने का अधिकार अंग्रेजों का नहीं था। इसलिए इसे बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया कि भारतीयों के विद्रोह अर्थात भारतीयों को कि आम चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए, भारत में भारतीयों के द्वारा चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारतीयों को दबाने के लिए एक कानून लाया गया जिससे सर सिडनी कानून लाया गया जिसके सर सिडनी की अध्यक्षता में कानून आता है जिसे क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट कहा गया। अर्थात इसे भारतीयों ने अर्थात मोतीलाल नेहरू ने इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी। इस कानून को क्या कहा गया, काला कानून। भारतीयों ने इसे काले कानून की संज्ञा दी, काले कानून की संज्ञा। इसे भारतीयों ने क्या कहा, अर्थात मोतीलाल नेहरू ने कहा है भारतीयों के लिए काला कानून है, ऐसा कानून मुझे स्वीकार नहीं है। इस कानून का भारत में खुलकर विरोध होता है अर्थात भारत के किसान सड़कों पर उतर आते हैं और इस कानून का विरोध करने के लिए एक शांति सभा का आयोजन किया जाता है 13 अप्रैल 1919 को। इस कानून का विरोध करने के लिए भारतीय किसानों के द्वारा अर्थात भारत में रहने वाले जितने भी राजा थे, जितने भी व्यापारी थे, जितने भी किसान थे, सबके द्वारा इस कानून का विरोध किया गया। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार में पकड़ करके उसे जेल में डाला जा सकता था। इसलिए भारतीयों ने इसका संपूर्ण भारतीयों ने इसका खुलकर विरोध किया और सड़कों पर उतर आए। अर्थात इस कानून का विरोध करने के लिए एक शांति सभा का आयोजन किया गया। इस कानून का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए अमृतसर में एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। अमृतसर में एक शांति सभा का आयोजन किया गया। अमृतसर के जलियांवाला के जलियांवाले बाग में
एक शांति सभा का आयोजन किया गया, शांति सभा का आयोजन किया गया, एक शांति सभा का आयोजन किया गया। तो अमृतसर की जलियांवाले बाग में, अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया गया। एक प्लान बनाया गया कि भारतीय जो विरोध कर रहे थे वो अलग अलग जगहों पर विरोध कर रहे थे, लेकिन भारतीयों ने प्लान बनाया किसका विरोध हम एकत्रित होकर के एक जगह पर इसका खुलकर विरोध करना होगा, तभी इससे अंग्रेजी सरकार के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जल्ली नामक व्यक्ति की बात थी, अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जल्ली नामक व्यक्ति की, विशेष जल्ली नामक व्यक्ति की बात थी। इस बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया गया। आयोजन का प्लान बनाया गया कि 13 अप्रैल 1919 को एक शांति सभा करने का प्लान तैयार किया गया कि जितने भी भारतीय किसान, मजदूर, राजा अर्थात जितने भी भारतीय अंग्रेजों का विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, उस सब व्यक्ति 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एकत्रित होकर के हम एक शांति सभा का आयोजन करेंगे, एक शांति सभा का आयोजन करेंगे। तो इसके पहले 6 अप्रैल, क्योंकि पूरे भारत में इसका विरोध चल रहा था, लेकिन उस विरोध से अंग्रेजों को कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो अंग्रेजों को प्रभावित करने के लिए, अर्थात अंग्रेजों के ऊपर प्रभाव डालने, भारतीय अंग्रेजों के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए अंग्रेजों ने एक शांति सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 शांति सभा का आयोजन करने का एक प्रारूप तैयार किया कि हम 13 अप्रैल 1919 को एक शांति सभा करेंगे, जिसमें पूरे भारतीयों को इनवाइट करते हैं, पूरे भारत के किसानों को इनवाइट, अर्थात व्यापारी, अर्थात व्यवसाय, जितने भी भारत में रहने वाले व्यक्ति थे, सबको शांति सभा आयोजन करने के लिए यहाँ पर आह्वान किया गया कि सभी व्यक्ति जलियांवाले बाग में एकत्रित होकर के हम शांति सभा करेंगे। तो 6 अप्रैल 1919 को इस शांति सभा के लिए महात्मा गांधी जलियांवाला बाग जा रहे थे। 6 अप्रैल को ही महात्मा गांधी अमृतसर पहुंचे और 6 अप्रैल को इसका प्रारूप तैयार करने के लिए जो अमृतसर पहुंचते हैं, तो अमृतसर पहुंचने के बाद महात्मा गांधी को एक धर्मशाला में नजरबंद कर लिया जाता है। एक धर्मशाला में महात्मा गांधी को नजरबंद कर लिया जाता है। धर्मशाला में महात्मा गांधी को नजरबंद कर लिया जाता है कि महात्मा गांधी इस शांति सभा में न शामिल हो। और भी 2 किसानों के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर किचलू एंड सतपाल, 2 पंजाब के 2 किसान नेता 2 थे, उन दोनों नेताओं को भी गिरफ्तार करके उनको भी नजरबंद कर दिया गया, अर्थात उनको जेल में डाल दिया गया। इन्हें धर्मशाला में नजरबंद करके 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके धर्मशाला में नजरबंद कर दिया, अर्थात डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल को भी गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया गया कि अगर एक व्यक्ति नहीं रहेंगे तो शांति सभा नहीं चल पाएगी। अंग्रेजों को ये लगता था कि ये व्यक्ति शांति सभा के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, इससे हमें काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर सतपाल और किचलू, ये 2 व्यक्ति थे। इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, अर्थात महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके उन्हें धर्मशाला में नजरबंद कर लिया गया। तो जो
किसानों के नेतृत्वकर्ता थे, जो पंजाब के नेतृत्वकर्ता थे, अर्थात भारतीय आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया गया कि एक व्यक्ति इस शांति सभा में शामिल ना हो, इस शांति सभा में शामिल ना हो। अगर एक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो इस शांति सभा एक बड़ा रूप ले सकती है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 13 अप्रैल 1919 को इस शांति सभा प्रारंभ हो गई और व्यक्ति जल्ली नामक व्यक्ति के बाग में व्यक्ति इकट्ठा होने लगे और व्यक्ति इकट्ठा भी हो गए। इकट्ठा होने के बाद यहां पर शांति सभा चल रही थी। तो शाम 4 बजे जो कि पंजाब का शासक अर्थात पंजाब का गवर्नर ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, जो कि उस समय जनरल डायर थे। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बाग में जितने भी व्यक्ति इकट्ठे हैं 2 मिनट का समय है। किसी ग्रुप में 2 मिनट मिलता है, किसी में 4 मिनट मिलता है। जो एथेंटिक है वो 2 ही मिनट है। 2 मिनट का समय देते हैं कि इस बाग को खाली कर दो, अन्यथा अभी इसका कुछ नतीजा कुछ और ही होगा। तो बाग का जो गेट था, चारों तरफ से घर बने हुए थे, उसका सकरा रास्ता था। सकरा का मतलब एक पतला रास्ता था। उस पतले रास्ते से कुछ व्यक्ति उस बाग से निकल आए, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स लगा दी गई थी। तो इसलिए भारतीय किसानों को लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती है। उससे बचने के लिए भारतीय किसानों ने उस बाग से बाहर निकल आए, बाहर निकलने लगे, लेकिन सारे व्यक्ति नहीं निकल पाए। 2 मिनट बाद भारतीयों के ऊपर अंग्रेज सैनिकों ने ताबड़तोड़ अर्थात अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें ढेर सारे व्यक्ति मारे गए। अर्थात उस बाग के बीचों बीच एक कुआं था। कुछ व्यक्ति तो उस कुएं में जाकर के गिर गए। अपनी जान को बचाने के लिए कुछ व्यक्ति कुएं में गिर गए। कुआं भी लाशों से पट गया और कुछ तो भगदड़ में मारे गए। तो उस बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उन गोलियां चलाने से ढेर सारे व्यक्तियों की डेथ हुई। ढेर सारे व्यक्तियों की डेथ हुई। डेथ होने के बाद कुछ जांच कमेटियों का गठन किया जाता है। एक घटना घटने के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद कुछ समिति का गठन किया जाता है। जलियांवाला बाग का हुआ हमारा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस हत्याकांड के बाद कुछ जांच समितियां भी बैठाई जाती हैं। इस हत्याकांड के बाद कुछ जांच समितियां भी बैठाई जाती हैं, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा हंटर आयोग का गठन किया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा हंटर आयोग, अंग्रेजों के द्वारा हंटर आयोग का गठन किया जाता है और हंटर आयोग इस जलियांवाले बाग की जांच करता है। जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देता है कि लगभग इसमें 200 से 250 व्यक्ति मारे गए, 900 व्यक्ति घायल हुए। हंटर आयोग अपनी रिपोर्ट जब सौंपता है तो 200 से 250 व्यक्ति मारे जाने का जिक्र करता है और लगभग 900 व्यक्ति घायल होने का जिक्र करता है हंटर आयोग। लेकिन इस जांच से भारतीय संतुष्ट नहीं थे, तो भारतीयों ने अपनी एक जांच
मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, मदन मोहन मालवीय कमेटी का गठन किया जाता है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक भारतीय कमेटी नियुक्त की जाती है, जो कि मदन मोहन मालवीय कमेटी थी, उनकी द्वारा जांच की जाती है। तो वो जांच से निकल करके आता है लगभग 400 से 500 व्यक्ति मारे गए और लगभग 2000 व्यक्ति घायल हुए। एक कांग्रेस भारतीयों की जांच कमेटी से पता चलता है, जो कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कर रहे थे। उससे निकल कर के आया लगभग 500 व्यक्तियों की डेथ हुई, अर्थात 1200 व्यक्ति इसमें घायल हुए। ये निष्कर्ष निकल कर के आता है। उसके बाद जो जनरल डायर था, तो जनरल डायर को इंग्लैंड वापस बुला लिया जाता है। जब वो वापस इंग्लैंड पहुंचता है, तो वहां के व्यक्तियों के द्वारा पैसे कलेक्ट किए गए थे कि जनरल डायर ने एक बहुत बड़ा काम किया। वहां पहुंचने के बाद उसे ब्रिटेन के पुरस्कार से नवाजा जाता है, ब्रिटेन के सबसे बड़े पुरस्कार से उसे नवाजा जाता है, अर्थात ब्रिटेन का उसे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि भारत में उन्होंने एक बड़ा हत्याकांड करके गया था। इसलिए इंग्लैंड सरकार कह सकते हैं क्या, उसको अवार्ड देने के लिए एक चंदा लगाया गया था, कह सकते हैं चंदा लगाकर व्यक्तियों से पैसे कलेक्ट किए गए थे। उन पैसों से उस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, अर्थात उस व्यक्ति को एक अवार्ड भी दिया गया था ऐसी हत्या करवाने के लिए। तो इसके आगे जब वो इंग्लैंड पहुंच जाता है, तो 1939 में एक सामान्य भारतीय थे, जिनका नाम उधम सिंह था, जिनका नाम 13 अप्रैल 1919 में तो घटना घट गई, लेकिन अभी भी एक भारतीय के मन में एक खलल सी हो रही थी। कह सकते हैं भारतीय के मन में भावना पनप रही थी कि वो भी एक अंग्रेज था जो आकर के भारत में आदेश दिया था कि व्यक्तियों के ऊपर गोली चला दो। तो व्यक्ति बदला लेने के बारे में सोच रहा था, उधम सिंह तो बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाता है। पंजाब के उधम सिंह पंजाब के रहने वाले थे, जो कि बदला लेने के लिए 1940 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचते हैं और इंग्लैंड में उधम सिंह को अपनी गोलियों से मार करके उधम सिंह जनरल डायर को अपनी गोलियों से मार करके हत्या करते हैं और बदला लेकर के उधम सिंह को इंग्लैंड में फांसी दे दी जाती है। उधम सिंह को इंग्लैंड में जनरल डायर की हत्या करने के बाद उन्हें वहीं पर फांसी दे दी जाती है और उधम सिंह अपना बदला जलियांवाला बाग हत्याकांड की बदला ले लेते हैं। तो ये जलियांवाला बाग था, रॉलेट एक्ट का इतिहास रहा। हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अर्थात इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी कोई क्वेश्चन निकल करके आता है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।